दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए साइंस के वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, और ये एमसीक्यू आपके पेपर 2 में पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको 500 सवाल बताने वाला हूँ साइंस का। ठीक है, 500 वीवीआई एमसीक्यू। और जो भी ये सवाल जो है अब बहुत बार तो आ चुका है। ठीक है, और ऐसा सवाल भी आपको मिलेगा इसमें जो कि आ सकता है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से सवाल आता है। ठीक है, मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो साइंस का जनरल साइंस से आता है क्लास 10 के लेवल तक। ठीक है, क्लास 10 तक का साइंस का आता है जनरल साइंस एकदम पूरा। ठीक है, तो 500 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ और 5 दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, हर दिन आपको 100 सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो आज पहला दिन है, तो चलिए आज पहले दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, आंसू यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। देखिए, तो आंसुओं में अगर बात करें हम लोग तो आंसू में सामान्य नमक रहता है। ठीक है, सामान्य नमक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगती है, यानी कि लोहे पर जंग लगती है, किससे लगती है, किसके कारण लगती है। ठीक है, तो देखिए, लोहे पर जंग फेरिस ऑक्साइड से लगती है। ठीक है, और जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। ठीक है, तो ये सभी के चलते लोहे पर जंग लगता है। तो इसका सही उत्तर की बात करें अगर तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, यानी लोहे पर जब जंग लगता है, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, जो लोहा और ऑक्सीजन में जब क्रिया होता है तो जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इंसुलिन की खोज की थी। अब इंसुलिन की खोज किसने किया था भाई? तो इंसुलिन की खोज किए थे बैंटिंग ने। ठीक है, बैंटिंग, याद रखिएगा, इंसुलिन बैटिंग। ठीक है, चलिए अगला है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वनस्पति तेलों को घी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वनस्पति तेल घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मतलब मिश्र धातु का मतलब होता है कि एक से अधिक धातु से मिलकर के बना हुआ होता है। तो एक से अधिक धातु से मिलकर के बना हुआ है स्टील। ठीक है, स्टील, और बाकी जस्ता, सीसा और एल्युमिनियम ये सभी एक ही धातु से बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ईंधन गैस का मतलब कि जो मतलब खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, खाना बनाने के लिए ईंधन गैस का मतलब कि जो खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गैस ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हास गैस। ठीक है, हास गैस मतलब होता है लफिंग गैस। ठीक है, तो लफिंग गैस जब छोड़ा जाता है या फिर आप अगर सूंघ लेते हैं तो हंसते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। और बाकी भाप अंगार गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, मार्स गैस हो गया, ठीक है, ये सब का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ईंधन मतलब आग जलाने के लिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? यानी कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन में जब जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम।
ठीक है, सही उत्तर होगा सोडियम। चलिए अगला है फेदम है। फेदम क्या है? तो देखिए फेदम एक माप है, ठीक है, एक माप है, मतलब कि मापने का एक यूनिट है फेदम, ठीक है। चलिए रीचर स्केल रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रीचर स्केल का यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है। रीचर नहीं, इसको रिक्टर स्केल बोला जाता है, ठीक है। रिक्टर स्केल, कोई कोई बोलता है रिक्टर स्केल, कोई कोई रीचर स्केल, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर, ठीक है, रिक्टर ऐसे होता है, तो रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जनरल साइंस में यही सब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जिप्सम से, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम से। चलिए अगला है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए करने के लिए, ठीक है, चिकित्सा मतलब मेडिकल के क्षेत्र में, और युद्ध मतलब जो युद्ध के क्षेत्र में, ठीक है, वार के क्षेत्र में, किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेसर किरणें, ठीक है, लेसर किरणें। इसी पर अभी जो है अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, रिसर्च चल रहा है अभी के समय में कि इसको किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाए और किस तरह से युद्ध के क्षेत्र में यूज किया जाए, ठीक है। चलिए अगला है राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, याद रखिएगा। चलिए अगला है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वायुमंडल में, ठीक है, उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ठीक है। मतलब देखिए जो रेड लाइट होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो लाल किरणें होती है वो डायरेक्टली सीधे आती हैं, ठीक है, और नीली किरणें जो होती हैं वो टकरा करके जो है फैल जाती हैं पूरे आकाश में, ठीक है। आसमान में बहुत सारे वायुमंडल, बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक है, तो उससे टकरा करके वो पूरा प्रकीर्ण मतलब कि फैल जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण कि आसमान जो है हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए क्योंकि लाल किरणों का जो प्रकीर्णन कम होता है और नीली किरणों का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच क्या क्या उसका पिच क्या? तो देखिए उसका पिच जो है ऑप्शन में क्या है, उतना ही सुनाई देता है कि अधिक सुनाई देता है कि कम सुनाई देता है कि पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो देखिए जब एक तेज आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देगा, ठीक है, मतलब हॉर्न जो है ज़्यादा अधिक सुनाई देगा, ठीक है। चलिए सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है कैसे? तो जला करके, ठीक है, जब दोनों को जलाइएगा तो आपको अंतर साफ पता चल जाएगा कि कौन सा कपड़ा सूती का है और कौन सा कपड़ा रेशम का है, ठीक है, सॉरी ऊन का है, ठीक है। चलिए बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक है, गलनांक घट जाएगा,
क्योंकि जब बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा और गलनांक कम हो जाएगा। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, अब बताइए। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े जो है उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। यानी सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है। उष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें थोड़ी मतलब कि ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। और अगर धूप में आप ब्लैक कपड़ा पहन करके चले जाइए, ठीक है, ब्लैक कपड़ा पहनिए, काला कपड़ा पहनिए, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं वो उष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है, उष्मा को, गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, जिसके कारण आप अगर ब्लैक कपड़ा को पहनिएगा तो आपको गर्मी महसूस होगा, ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगेगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो अब इसमें से गलत कथन बताना है आपको। देखिए गलत बताना है, ठीक है। तो देखिए, लोहा पानी में डूब जाता है, ये बात तो सही है, ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। अगला है, लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी बात सही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि पारा पानी पर तैरता है, ठीक है। तो पारा जो है पानी पर तैरता नहीं है, ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है, पारा पानी पर तैरेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, पारे में लोहा तैरता है, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि पारे का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी में वो डूब जाएगा। और अगर हम पारे पर अगर लोहा को डालेंगे तो लोहा उसमें नहीं डूबेगा, ठीक है, लोहा तैरेगा। क्यों? क्योंकि पारे का डेंसिटी बहुत, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको डूबेगा नहीं जल्दी वो, ठीक है, लोहा डूबेगा नहीं, ठीक है। चलिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में जो है विटामिन सी अधिक रहता है, ठीक है, संतरे में, नींबू में, ठीक है, जो खट्टा चीज़ रहता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे। तो उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से उन्हें सहायता मिलता है, जिसके कारण वो अंधेरे में भी उड़ते हैं। चलिए, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम जो है प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, डोलामाइट से लोहा और स्टील बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक होल क्या है। देखिए ब्लैक होल की बात करें तो वो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि निहारिकाएं हैं, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। और उल्काएं हैं, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि उल्का जो है ब्लैक होल उल्का नहीं है, निहारिका भी नहीं है, सूर्य के धब्बे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जब इनमें से तीनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, ठीक है, चौथा ऑप्शन पर कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या है कि एक पूरा ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, ऐसे है अंतरिक्ष में एक पूरा हॉल जैसा है, ठीक है, और वो उसका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो नज़दीकी तारा हो चाहे कोई ग्रह हो, ठीक है, वो सबको अपने अंदर समा सकता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो सबको अपने अंदर खींचता है, ठीक है। तो यही है ब्लैक होल, इसमें जो भी ग्रह या तारा जो भी जाता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। चलिए अगला है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। तो इसमें एक है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल थोड़ा कठोर रहता है अस्थायी रूप से, ठीक है। अगला है, कैलोरी की मापन इकाई है। अब कैलोरी को जो है, कैलोरी किसकी
मापन इकाई है, ठीक है। कैलोरी में किस चीज़ को मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा, ठीक है, या ऊर्जा। तो ऊष्मा या ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य जब उदय होता है या डूबता है तो उस समय लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि नीली किरणों का प्रकीर्णन बहुत ही ज़्यादा जब ऊपर होता है सूर्य, ठीक है, जब सूर्य ऊपर रहता है तो नीली जो किरणें हैं वो पूरी तरह से फैल जाती है, ठीक है, और लाल किरणें फैलती नहीं हैं, जिसके कारण लाल किरणें सीधी आती हैं और नीली किरणें फैल जाती हैं, ठीक है। इसलिए सूर्य जब उदय होता है तो क्षैतिज रूप से रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई खड़ा है, ठीक है, और सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से। तो नीली किरणें जो आई वो तो आप बिखर गई इधर उधर, ठीक है, और लाल किरणें ऐसा सीधी आ गई, ठीक है, सीधी आ गई, जिसके कारण लाल किरणें हमारी आंखों पर पड़ी, ठीक है। तो लाल किरणें ज़्यादा दिखाई दी हमको, तो ज़्यादा जब दिखा तो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है इसके कारण, ठीक है, समझ गए। यानी कि लाल किरणों का प्रकीर्णन कम होता है और नीले किरणों का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है लाल किरणें हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, मतलब कि सीधे आती हैं, ठीक है, सीधे आती है तो ज़्यादा दिखाई देगी, और नीली किरणें फैल जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अब घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो किस श्रेणी में या किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में यानी पैरेलल क्रम में, ठीक है, पैरेलल। चलिए, अगला है लोहे में जंग लगता है, मतलब सॉरी, लोहे में जंग लगना है एक क्या है, कौन सी क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक क्रिया, ठीक है, रासायनिक क्रिया। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है, यानी कि बल्ब ऐसे देखें पहले मिलता था, खैर अब तो एलईडी बल्ब आता है, पहले ऐसे बल्ब मिलता था, ठीक है, एक शीशा वाला इस तरह से, ठीक है, ऐसे रहता था, और यहाँ से 2 वायर ऐसे आता था, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे एक फिलामेंट लगा हुआ रहता था, ठीक है, इस तरह से। जब लाइन इसमें देते थे तो जलता था, ठीक है। अभी हालांकि बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो पहले यही बल्ब का यूज होता था, हालांकि ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा लेता था, ठीक है। तो आज के समय में तो एलईडी बल्ब आ गया है, ठीक है, तो इसको बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये मैंने जो बनाया है, ये स्प्रिंग एक इस तरह से ऐसे लगा होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो ये जो है बना हुआ रहता है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का। और ये जो जब जलता है, ठीक है, ये जब गर्म होता है तो गर्म होगा तो लाइट देगा, ठीक है, और लाइट देगा तो जिसके कारण बल्ब जो शीशे का होता है, ठीक है, शीशा वाला जो बल्ब रहता है ऐसे, ठीक है, उसमें अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब कि जो कोई रिएक्शन ना करे, ठीक है, सब गैस बाहर निकाल दिया जाएगा और अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है इसमें, जिसके कारण जब टंगस्टन ऐसे जलता है, ठीक है, ऐसे जलेगा, ये वाला जलेगा, ठीक है, तो लाइट जो है पूरी तरह से शीशा में फैल जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें लाइट दिखता है, ठीक है। चलिए, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो केतली में जब पानी गर्म होता है तो ये उदाहरण है संवहन का, ठीक है, यानी कन्वेक्शन का, याद रखिएगा, संवहन, ठीक है। चलिए, SI में बल्ब का मात्रक क्या है, देखिए,
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, वायु क्या है? तो वायु क्या है? ठीक है, इसको क्या कहें, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या फिर नॉर्मल सवाल कह सकते हैं। ठीक है, तो वायु क्या है? तो वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। ठीक है, अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक को विद्युत में बदला जाता है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका डायनमो। ठीक है, डायनमो के कारण। जैसे देखें जनरेटर, ठीक है, जनरेटर देखें आप लोग, तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, जनरेटर के द्वारा। और अगर ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ठीक है, ये तो आप समझ गए, डायनमो यानी कि जनरेटर में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक नहीं सॉरी मोटर जब चलाते हैं हम लोग तो उसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में, यानी कि उल्टा होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से। देखिए, एक मोटर है। ठीक है, मोटर इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, ये मोटर हो गया, यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से घूमने वाला है, और यहाँ से वायर, ठीक है, ये वायर निकला हुआ है ऐसे दो। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है? देखिए, जब हम इसमें लाइन देंगे, ठीक है, जब हम इसमें लाइन देंगे और ये मोटर घूमने लगेगा, ठीक है, तो हम क्या किए, लाइन को यहाँ से, लाइन यहाँ पे गया इसमें, ठीक है, ट्रांसफार्मर से लाइन गया और लाइन इसमें गया, तो लाइन जा कर के यहाँ में, ये लाइन में विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, लाइन क्या है? एक विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा जब अंदर गया तो ये बदल गया यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में जब बदला तो इसका जो रोटर होता है, ठीक है, ये जो गोल रहता है मोटर में, आप लोग देखे होंगे, एक गोला सा लोहा रहता है। ठीक है, वो घूमने लगता है। ठीक है, वो घूमने लगता है। अब घूमता है तो जिसके कारण जो है यहाँ पे मोटर ऐसे चलने लगता है। ठीक है, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे विद्युत को हटा देते हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा समझ गए। अब देखिए, इसको हटा दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम इसमें क्या किए थे, ट्रांसफार्मर से लाइन दिए थे यहाँ से, तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा बना। लेकिन अगर हम जनरेटर चला करके, ठीक है, जनरेटर चला, मान लीजिए कि यहाँ पे जनरेटर है, ठीक है, इस तरह से जनरेटर हम चला दिए और जनरेटर को इससे जोड़ दिए। ठीक है, जनरेटर में जो घूमता है लोहा, उससे हमको इसको जोड़ दिए। ठीक है, इसको जोड़ दिए तो इसका लोहा घूमने लगा। ठीक है, इसका रोटर जो है घूमने लगा, मोटर का रोटर घूमने लगा। ठीक है, ये मोटर है, मोटर का रोटर जो है घूमने लगा। अब घूमने लगा तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो यांत्रिक ऊर्जा जब उत्पन्न हुआ तो जब तार से बाहर आएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि जनरेटर से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब कि जनरेटर जब चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग बल्ब वगैरह जला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बल्ब वगैरह हम लोग जला सकते हैं। तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा इधर से आया, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है इधर से आया और यहाँ विद्युत ऊर्जा में बदल गया। और विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो डायनामो के कारण जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये डायनामो के कारण होता है।
आप लोग देखे होंगे जनरेटर में बहुत सा छोटा छोटा लगा हुआ रहता है कीट ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ठीक है। उसी के कारण जो है ये उसी को डायनामो कहा जाता है। तो उसी के कारण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी, तो जब पृथ्वी का पर से कोई पत्थर, बड़ा पत्थर अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? तो होगा ये कि उसके भार में कमी आ जाएगी, ठीक है। यानी जो चंद्रमा पर हम जब बड़े पत्थर, मान लीजिए कि यहाँ पर से कोई आदमी यहाँ पर 50 किलो का है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी 50 किलो का है, तो वहाँ जब जाएगा चंद्रमा पर तो उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 उसका भार 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से पृथ्वी पर से कोई चंद्रमा पर जाएगा कुछ भी, तो उसका भार जो है कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग कहाँ पे होता है भाई? तो सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, ठीक है, गन पाउडर बनाने में, बारूद में, ठीक है, यानी कि सभी में, ठीक है। उपर्युक्त सभी सही होगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होगा। अगला है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जो पुतली होती है वो विशेष बनावट की होती है, ठीक है। उसके आँखों की जो पुतली होती है, ठीक है, वो विशेष बनावट की होती है, जिसके कारण बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक बात करें तो इन चारों में से हो जाएगा चांदी, ठीक है। इन चारों में से चांदी ऊष्मा का सबसे अधिक चालक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊष्मा का पूछ रहा है, ठीक है, विद्युत का नहीं। अगला है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो गर्मी में जो मकान घर होता है उसको सफ़ेद रंग से जो है पेंट करवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक का मतलब कि गर्मी को कम अब्जॉर्व करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घर है और यहाँ पे वाइट पेंट किए हैं, अब जितना भी ऊष्मा आएगा इधर से वो टकरा करके पुनः वापस चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाइट पेंट जो है या वाइट कलर जो है, वाइट कलर अपने आप में ऊष्मा को बहुत ही कम अब्जॉर्व मतलब कि अवशोषित करता है, ठीक है। कहें अवशोषित, हिंदी में अवशोषित होगा। तो वो जो उजला कलर है वो अपने अंदर ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, ठीक है, और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। इसलिए गर्मी में घर का कलर उजला करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण जो है घर की दीवारें जो है कम गर्म होती है और घर के अंदर जो है गर्मी कम लगती है, ठीक है। चलिए, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? आप बताइए, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है, ठीक है, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, ठीक है। कुकर में भी आप देखिएगा, कुकर जो होता है उसमें उसके हैंडल में ऐसे फाइबर का या फिर लकड़ी वगैरह का हैंडल लगाया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो वो जो है लकड़ी या फिर फाइबर वगैरह होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। गर्म मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। लकड़ी कभी गर्म देखे हैं? नहीं। लकड़ी को आग में रखे तो डायरेक्ट जल जाएगा, ठीक है। अब जैसे लोहा गर्म है या फिर कुछ में मतलब क्या कहें उसको, बेंट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसको लकड़ी का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है कम गर्म होता है, ठीक है, या गर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो यह नियम जो है
यहाँ पे दिया गया है आवागद्रो की परिकल्पना का नियम। ठीक है, आवागद्रो की परिकल्पना का नियम, इनका नियम है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में, ठीक है, समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, चलिए अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव है। और बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है इनमें से? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। ठीक है, मीथेन। चलिए, बहुत ही हानिकारक गैस है। अगला है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडल में तो ताप और दाब दोनों घटता है। ठीक है, ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, और दाब भी कम होता है। अगला है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। चलिए अगला है सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है ठोस। ठीक है, सूखी बर्फ क्या होती है? तो सूखी बर्फ जो है होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। चलिए साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण से? तो ये होता है घर्षण बल के कारण से। ठीक है, ये होगा घर्षण बल के कारण से। ठीक है, यानी कि जब गेंद इस तरह से, मान लीजिए कि ये गेंद है, ठीक है, जब ऐसे चलती है ज़मीन पर तो यहाँ पे घर्षण बल लगता है। ठीक है, ज़मीन से घर्षण बल लगता है जिसके कारण गेंद कुछ दूर तक जा कर के रुक जाती है। चलिए अगला है संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर जो है किसका रूप होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चूना पत्थर का। ठीक है, चूना पत्थर का ही एक रूप होता है संगमरमर। चलिए अगला है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन। चलिए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, जब लोहा और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो उसी के कारण जो है लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण के कारण सबसे अधिक जो है प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, प्रोटीन। तो यहाँ पे 50 सवाल पूरे हो चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोट क्या है? तो रोबोट जो है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है। ठीक है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। ठीक है, चलिए दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अनंत। चलिए जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जो जहाज जो है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जहाज ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी का घनत्व कम रहता है और समुद्र का घनत्व ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जहाज जो है ऊपर हल्का उठ जाता है। ठीक है, पानी से हल्का ऊपर हो जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, किसके कारण से आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। ठीक है, कोई मान लीजिए कि गाड़ी ही चल रहा है। ठीक है, गाड़ी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इस तरह से। ठीक है,
ये गाड़ी है, ठीक है, इसका मुंडी यहीं पे बना दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि बांस है और बांस चल रहा है, ठीक है, अपने आप चल रहा है, बिना ड्राइवर के चल रहा है, बिना एक्सीलेटर दबाए चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ढलान पर है, ठीक है, ये चल रहा है धीरे धीरे इस तरह से। अब इधर से हवा जो है घर्षण कर रही है, ठीक है, हवा इससे घर्षण कर रही है, जिसके कारण इस पर बल लग रहा है और ये कुछ दूर जा कर के अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी गतिशील पिंड या कोई भी चीज़ है जो गतिशील रहता है, वो घर्षण बल के कारण जो है कुछ देर जा कर के, कुछ दूर जा कर के जो है रुक जाता है। अगला है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि क्योंकि जो है ऊंचे स्थान पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा सही होगा ना, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है, ठीक है। जैसे जैसे अब ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, ताप, दाब सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व, ठीक है, घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला, ठीक है, नीला का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इसी चलिए, अगला है, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हवाई जहाज की गति से, ठीक है, हवाई जहाज की गति से संबंधित है। अगला है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि 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 उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, ठीक है, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। चलिए, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो नाइक्रोम धातु होता है वो उसके जो है प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है, और इसका गलनांक भी अधिक रहता है और अधिक शक्तिशाली भी होता है और विद्युत धारा प्रवाहित भी बहुत जल्द होता है, ठीक है। यानी कि उपर्युक्त सभी के कारण, ठीक है, उपर्युक्त सभी के कारण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो इन चारों में से कौन सी चुंबकीय तरंगों का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें। चलिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो इन चारों में से किसका गलनांक सबसे अधिक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन जल्दी नहीं गलता है, ठीक है, यानी कि गलनांक अधिक है तो जल्दी नहीं गलेगा, गलनांक कम है तो तुरंत गल जाएगा, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ठीक है, लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है कहाँ पे? तो जल में, ठीक है, जल में नहीं, जल में नहीं होगा, यहाँ पे स्टील में होगा, ठीक है, स्टील में सबसे ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा स्टील वगैरह में होगा, ठीक है, लोहा में, ठीक है, ठोस में सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक ठोस में होगा, ठोस के बाद फिर जल में होगा, नहीं मिस्टेक हो रहा है, सबसे अधिक अगर बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा तो ठोस में होगा, ठीक है, ठोस के बाद फिर वायु में होगा, ठीक है, वायु के बाद फिर सबसे कम जल में होगा, ठीक है। तो चलिए,
ठीक है, समझ गए? कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, ठीक है, उसका घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है, ठीक है। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो धातु फैलता है, और फैलता है जिसके कारण जो है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का जो गुलाब है हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि काला दिखाई देगा, ठीक है, काला। जब लाल गुलाब को ग्रीन लाइट में रखिएगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग करके देख भी सकते हैं। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को नापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, लैक्टोमीटर। अगला है, डायनमो का कार्य है। डायनमो का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। मैंने जनरेटर वाला बात आपको बताया ही है पहले, ठीक है, तो वही वाला है। चलिए अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले व्यक्ति है J.L. बेयर्ड, ठीक है, J.L. बेयर्ड। चलिए अगला है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यशद लेपन, ठीक है। यानी जो हम लोहे पर पेंट वगैरह करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं यशद लेपन, ठीक है। लोहे की पाइप वगैरह पर जो हम लोग पेंट कर देते हैं जस्ते का, ठीक है, तो पेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं यशद लेपन, ठीक है, यशद लेपन। चलिए, पेंट को ही हिंदी में यशद लेपन कहा जाता है। अगला है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। अगला है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है, वाष्पीकरण। मान लीजिए कि एक पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ बर्तन है और उसमें चीनी डाल दिए हैं, ठीक है, चीनी घुल गया है, ठीक है, चीनी घुल गया पूरी तरह से, और उसमें क्या है विलयन में विलेय पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है, विलेय हो गया चीनी और विलयन हो गया पूरा पदार्थ, ठीक है, और विलायक हो गया पानी, ठीक है। पानी विलायक हुआ, चीनी विलेय हो गया, यानी कि जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं और जो घोल रहा है उसको विलायक कहते हैं, और पूरा जो प्रक्रिया यानी घुलने के बाद जो बना उसको विलयन कहते हैं। तो ये पूरा विलयन है, ठीक है, और इसमें से चीनी को अलग करना है यानी कि विलेय को अलग करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको खूब गर्म करेंगे, वाष्प बन के उड़ जाएगा पानी और बाकी चीनी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विलयन से विलेय को अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होता है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो इससे जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, इससे क्या होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सही उत्तर होगा वाष्पीकरण, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलयन से विलेय पदार्थ को अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और बाकी उसमें जो चीज़ बचा हुआ है, ठीक है, वो सूख करके निकल जाएगा, ठीक है।
अगला है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरका समझते हैं आप लोग? सिरका, सिरका बोलते हैं इसको। सिरका मतलब होता है अचार। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सिरका का मतलब होता है अचार। और सिरका किस तरह का होता है, मतलब कि अचार कैसा होता है? तो खाटा होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये जो है एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अचार खट्टा किसके कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अगला है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइलिन के द्वारा। ठीक है, इथाइलिन ज़्यादा है, इसके कारण पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिजों एवं चट्टानों में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि 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 यह गैस जो होता है हवा के साथ मिल करके विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, जब हीलियम गैस को भरिएगा तो जल्दी फटता भी नहीं है और विस्फोटक मिश्रण भी नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है, उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है मीथेन। ठीक है, जब कार्बनिक पदार्थ सड़ जाते हैं या फिर मतलब पूरा गल करके ख़त्म होने लगते हैं तो उसे मीथेन गैस निकलता है, बहुत ही जहरीला गैस होता है। अगला है बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो किण्वन प्रक्रिया में जो है आवश्यक रूप से उत्पादन हो जाएगा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा गंधक का। चलिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम में जो सोडियम को है मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, हवा में आने पर यह जो है जलने लगता है। ठीक है, चलिए गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। ठीक है, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, सबसे छोटी इकाई नहीं, रासायनिक यौगिक क्या पूछ रहा है ना, तो यौगिक अणु होगा। ठीक है, यौगिक अणु होगा क्योंकि उसमें दो चीज़ें जुड़ती हैं तब यौगिक बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चीज़ें जब जुड़ती हैं तब यौगिक बनता है, तो यहाँ पे यौगिक पूछ रहा है तो यौगिक हो जाएगा अणु। ठीक है, और जब अकेले रहेगा तो हो जाएगा परमाणु। ठीक है, चलिए हाइपो जिसका उपयोग
फोटोग्राफी में होता है वो रासायनिक तौर पर कहलाता है। तो हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, तो उसको रासायनिक तौर पर क्या कहते हैं? तो रासायनिक तौर पर उसको कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि कच्चे फलों को तुरंत पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइलीन गैस। ठीक है, इथाइलीन। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो तत्काल मतलब कि एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी पाने के लिए खिलाड़ी लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो इन चारों में से सबसे अधिक कोमल कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, त्वरण से, वेग से, विस्थापन से। तो ये तीनों में से किसी से भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त किसी से नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, असंरक्षित बल का सही उत्तर होगा श्यानता का बल। ठीक है, श्यानता का बल। एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज किए थे ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। चलिए अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार किए थे J.L. बेयर्ड। ठीक है, J.L. बेयर्ड, दूसरा ऑप्शन। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोमीटर। ठीक है, अगला है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, बेटिंग, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्रश्न बताना था ना आज, तो आज का 100 प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक है, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।